नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और समाचार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनंत सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगापुर के बारे में। आखिर सिंगापुर इतना अमीर कैसे बना? दोस्तों, वैसे तो सिंगापुर नाम के देश का साइज दिल्ली से भी छोटा है, लेकिन ये देश दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा है। बिजनेस, टूरिज्म और फाइनेंस का एक हब है, जहां करोड़ों टूरिस्ट हर साल सिंगापुर घूमने के लिए आते हैं। पर कैपिटा इनकम में सिंगापुर दुनिया में टॉप मोस्ट देशों में शामिल है। यही नहीं, जूनिपर रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोबिलिटी, सेफ्टी, हेल्थ और प्रोडक्टिविटी में सिंगापुर दुनिया में सबसे ऊपर रैंक करता है। लेकिन सिंगापुर ऐसा हमेशा से नहीं था। एक वक्त था जब सिंगापुर भी भारत की तरह ब्रिटिश कॉलोनी थी, जब अंग्रेजों का सिंगापुर पे राज था। ये वक्त वर्ल्ड वॉर 2 का है, जब सिंगापुर को जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था और यहां अंग्रेजों की एक बड़ी सेना तैनात रहती थी। 1942 में जापान ने सिंगापुर पे हमला कर दिया और ब्रिटिशर्स को हरा के सिंगापुर पे कब्जा कर लिया। अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी हार थी और विंस्टन चर्चिल ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया था कि विश्व युद्ध की कुछ सबसे बड़ी हारों में से एक सिंगापुर की हार थी ब्रिटिश सेना के लिए। जापानीज ने सिंगापुर में बहुत से अत्याचार किए, लोगों को बड़ा परेशान किया, जब तक 1944 और 45 में अमेरिका ने सिंगापुर पे हमला किया, जापानीज को हराया और सिंगापुर को जापान के कब्जे से मुक्त कराया। हालांकि इस हमले का खामियाजा सिंगापुर को भुगतना पड़ा। सिंगापुर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। सिंगापुर अपने पोर्ट्स के लिए फेमस है, लेकिन वो सारे पोर्ट्स तबाह हो चुके थे अमेरिकन बम्बार्डमेंट की वजह से। लेकिन अब सिंगापुर की कहानी बदलने वाली थी। सिंगापुर को मिलने वाला था उनका सबसे महान नेता ली कुआन यी, जिसे हैरी ली के नाम से भी जाना जाता है। हैरी ली 1923 में जन्मे थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग सिंगापुर से की और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी हायर स्टडीज की। वो शुरू से एक सोशलिस्ट माइंडसेट के थे और इसलिए उन्होंने 1954 में पीपल्स लिबरेशन पार्टी की स्थापना की, जिसके जनरल सेक्रेटरी वो खुद बने और अगले 40 साल तक उसके जनरल सेक्रेटरी रहे। 1959 में हुए जनरल इलेक्शंस में पीपल्स लिबरेशन पार्टी ने एक मेजॉरिटी पाई, भारी बहुमत से उनकी सरकार बनी और सिंगापुर ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। तब तक ब्रिटेन भी काफी कमजोर हो चुका था और वो अपनी सारी कॉलोनी से पीछे हट रहा था, इसलिए सिंगापुर को भी आजादी मिल गई। सिंगापुर आजाद तो हो गया, लेकिन अब हैरी ली के आगे चुनौती थी कि सिंगापुर को आगे कैसे बढ़ाया जाए, सिंगापुर को प्रॉस्पर कैसे किया जाए। सिंगापुर के पास ना कोई मिनरल रिसोर्सेज थे, ना उनकी जमीन के नीचे ऑयल था, ना उनकी जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, ना उनके लोग बहुत पढ़े लिखे थे, ना उनके पास कोई स्किल सेट था, ना पहले से कोई इंडस्ट्रीज थी। तो सिंगापुर के पास बेसिकली कुछ भी नहीं था। सिंगापुर कुछ एक्सपोर्ट भी नहीं करता था। तो आखिर सिंगापुर की जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सबसे पहले हैरी ली ने 1963 में सिंगापुर को मलेशिया के साथ मर्ज कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि मलेशिया के साथ मर्ज हो जाने से, मलेशिया चूंकि एक कंपैरेटिवली बहुत बड़ा देश है, तो सिंगापुर की जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन 2 साल में ही सिंगापुर को मलेशिया से अलग होना पड़ा और 1965 में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और रिलीजियस क्लैशेस की वजह से सिंगापुर मलेशिया से अलग हो गया और एक बार फिर से एक इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री बन के खड़ा था। चैलेंजेस अभी भी सिंगापुर के सामने वही थे कि वो रेवेन्यू कहां से जनरेट करेंगे। हैरी ली हमेशा इजराइल से बहुत इंस्पायर्ड थे कि किस तरह इजराइल एक छोटा सा देश होने के बावजूद अपने आसपास के सभी देशों से ज्यादा डेवलप्ड है। बड़ी बड़ी कंपनीज के वहां पे ऑफिसेस हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत सारा आता है, इनोवेशन में, बिजनेस में, इन सब चीजों में इजराइल अपने सभी नेबर्स से बहुत ज्यादा आगे है और यही हैरी ली सिंगापुर के साथ भी करना चाहते थे। लेकिन इसकी राह बड़ी मुश्किल होने वाली थी। सिंगापुर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पॉलिसीज, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाने की जरूरत थी, लोगों को एजुकेट करने का जरूरत था, स्किल सेट डेवलप करने की जरूरत थी और ये सब चीजें करना मुश्किल था, ना सिर्फ सरकार के लिए बल्कि लोगों के लिए भी। ये एक चैलेंज था जो उन्हें साथ मिलके उठाना था और लोगों ने वैसा ही किया, सरकार ने भी वैसा ही किया। सिंगापुर की गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पुश किया। चूंकि सिंगापुर एक छोटा सा देश है तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरेटिवली जल्दी से बन जाता है। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाया गया, लोगों को एजुकेटेड किया गया, लिटरेसी को बढ़ाया गया, स्किल सेट लोगों में डेवलप किए गए। 2 चाइल्ड पॉलिसी भी इसी बीच सरकार लेके आई, जहां पे अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप पे अलग से टैक्स लगाया जाएगा, जिससे सिंगापुर की पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। क्योंकि जगह छोटी है, रिसोर्सेज कम है, तो कम लोग होंगे तो ज्यादा प्रॉस्पर होंगे। तो यहां से सिंगापुर का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। यही नहीं, सिंगापुर की जियोग्राफिकल लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिंगापुर की इस मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन में। सिंगापुर मलक्का स्ट्रेट के एकदम बीचों बीच स्थित है। ये वो स्टेट है जहां से दुनिया का 40% ट्रेड होता है और सिंगापुर की लोकेशन कुछ ऐसी है कि वहां पे गहरे पोर्ट्स यानी डीप वाटर पोर्ट्स
आसानी से बन जाते हैं, पाए जाते हैं। और सिंगापुर में बहुत सारे डीप वाटर पोर्ट्स बने हुए हैं। इस वजह से जो ट्रेड मलक्का स्ट्रेट के थ्रू होते हुए गुजरता है, उस स्ट्रेट से जो शिप्स गुजरते हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन सिंगापुर बन जाता है। और देखते ही देखते सिंगापुर दुनिया के एक बहुत बड़े ट्रेड रूट का एक सेंट्रल पीस बन गया, एक ऐसी लोकेशन जो दुनिया के ट्रेड का, बिजनेस का, फाइनेंस का हब बन गई। यही नहीं, सिंगापुर ने अपनी बैंकिंग सर्विसेज को, फाइनेंशियल सर्विसेज को भी बहुत इंप्रूव किया। सिंगापुर के बैंक्स वर्ल्ड क्लास सर्विसेज देने में सक्षम थे और इसलिए एक ट्रेड हब होने के साथ साथ सिंगापुर एक फाइनेंशियल हब के तौर पे भी विकसित होता चला गया। सिंगापुर में इस मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से दुनिया भर से लोग सिंगापुर घूमने आने लगे। लोग सिंगापुर को देखना चाहते थे, यहाँ की चकाचौंध को महसूस करना चाहते थे, सिंगापुर में हुए इस बड़े बदलाव को खुद एक्सपीरियंस करना चाहते थे। सिंगापुर में बहुत से एक्सपीरियंस थे जिसका लुत्फ उठाने के लिए दुनिया भर से करोड़ों टूरिस्ट हर साल सिंगापुर आने लगे। ये भी सिंगापुर के लिए एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स बन गया। और इन सब चीजों का कलेक्टिव इम्पैक्ट ये हुआ कि सिंगापुर एक अमीर देश बन गया, एक डेवलप्ड कंट्री बन गई। यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम दुनिया में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाले देशों में शामिल होने लग गई। सिंगापुर का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दुनिया के बेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस में से एक माना जाने लगा। और इस तरह सिंगापुर का एक ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ। और इसलिए इन सब चीजों के बाद हम वो सिंगापुर देखते हैं जो आज हमें दिखता है। और इससे हम सब भी सीख सकते हैं कि किस तरह अगर एक देश ठान ले, एक देश की जनता ठान ले, तो किस तरह वो अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, अपने देश को बदल सकते हैं। अगर हम सब साथ मिलकर अपने देश को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते हैं, सब साथ मिलकर देश को ऊंचाई पे ले जाने के लिए कोशिश करते हैं, तो देश की नियति के साथ ही हमारी नियति भी जुड़ी है। अगर हमारा देश प्रगति करता है, हमारा देश प्रोग्रेस करता है, प्रॉस्पर करता है, तो हमारे देश के साथ हम सब भी प्रगति करते हैं, प्रॉस्पर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।